बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली करंट अफेयर्स का है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स कहते किसको हैं। तो करंट अफेयर्स से मुराद वो सारे इवेंट्स हैं जो कि एट द प्रेजेंट टाइम दुनिया में हैपन हो रहे हैं। बाय डेफिनेशन देखिएगा, events of political or social interest and importance happening in the world at the present time। वो इवेंट्स चाहे वो पॉलिटिकल नेचर के हों, चाहे वो सोशल नेचर के हों, बल्कि इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ले जाएं, स्पोर्ट्स लेवल के हैं, थिएटर से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो हैपन हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसको करंट अफेयर्स कहते हैं। अब करंट अफेयर्स को हम कितने टाइम पीरियड तक को करंट अफेयर कहेंगे, तो ये जो एफपीएससी की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अब तक की जो मौजूदा डेफिनेशन थी उसके मुताबिक लास्ट 2 to 3 years के जो अफेयर्स हैं वो करंट अफेयर्स कहलाएंगे, लास्ट 2 to 3 years के। और अब लोगों का जो करंटली पेपर होंगे इस मंथ में, ये अगस्त आ गया है, तो वो 2 से 3 ईयर का उसमें पूछा जाएगा। लेकिन अब इस जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड कर दिया और 5 ईयर के ऊपर ले गए कि 5 ईयर को भी करंट टाइम प्रेजेंट टाइम कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि करंट टाइम प्रेजेंट टाइम से मुराद एक दिन तो हो नहीं सकता कि हम कहें कि आज क्या हैपन हो रहा है। प्रेजेंट टाइम तो वो होता है ना जो इस वक्त चल रहा है, जैसे हमारी क्लास चल रही है, बस ये प्रेजेंट टाइम, थोड़ी देर बाद तो ये पास्ट हो जाना है। लेकिन करंट अफेयर्स की डेफिनेशन में 2 से 3 साल के इवेंट आते हैं, बल्कि मैं तो इसको ये कहता होता हूँ कि 2-3 साल आप ना कंसीडर करें, इससे पिछले जो मामलात हैं वो आपके पाकिस्तान अफेयर्स में चले जाएंगे, जो पाकिस्तान से रिलेटेड होंगे, जो इंटरनेशनल रिलेटेड होंगे वो आपके जनरल नॉलेज में चले जाएंगे। तो इसको हम बाय डेफिनेशन चलें, सब्जेक्ट वाइज जब आप तैयार करने की तरफ जाते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप कुछ फाइल्स होती हैं हर ईयर की कंसाइज बनी हुई। फॉर एग्जांपल 2022 के जो करंट अफेयर्स गुजरे उसकी फाइल है एक, ठीक है, मंथ वाइज है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 2023 के जो गुजरे उसकी मंथ वाइज है, और इसमें आप 2021 को इंक्लूड कर लें, अगर 3 साल के आप इंक्लूड कर लें। उनको तो आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं जब एक सब्जेक्ट वाइज आप जैसे मैथमेटिक्स को कवर किया, इंग्लिश को कवर किया, करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, तो उसको स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। लेकिन ब्रॉड टर्म में ये फिर ओवरऑल आपको एक नॉलेज की बेस बनानी पड़ती है। जो इससे पिछले इवेंट आ जाते हैं वो पाकिस्तान अफेयर, और उससे पिछले इंटरनेशनल लेवल के जो अफेयर्स होते हैं वो जनरल नॉलेज के अंदर आ जाते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल नॉलेज में आ जाते हैं, तो इसी हिसाब से करंट अफेयर्स 2 टाइप के हैं। एक कहलाते हैं जी नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स, या पाकिस्तान के करंट अफेयर्स आप इनको कह लें। इसमें जो पाकिस्तान में हैपनिंग्स हुई लास्ट 2-3 इयर्स में उनको मेजरली फोकस किया जाता है। अब वो पॉलिटिकल बेस भी हो सकते हैं कि जैसे अगर हम एग्जांपल लगा लें कि केयर टेकर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपीके का, या पंजाब का कौन है, या इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए उनको सीट से हटाया गया, किस डेट को हटाया गया, शहबाज शरीफ ने ओथ किस डेट को ली, ठीक है, कितने वोटों से जो है वो वजीर आजम बने शहबाज शरीफ, या इस तरह की और हैपनिंग्स। इमरान खान को फायर का एक वाकया लगा था, तो कौन सी वो सिटी में था, वजीराबाद में। ये पॉलिटिकल नेचर के हो गए। सिमिलरली पाकिस्तान की अचीवमेंट स्पोर्ट्स के मैदान में, फॉर एग्जाम्पल किसी ने माउंट एवरेस्ट सर किया है, वो यंगेस्ट है या कोई वुमेन है, इस हिसाब से कोई ऐसी इवेंट है जो कि मुमताज करता है, नुमाया करता है, प्रोमिनेंट करता है, तो वो पूछ लिया जाता है। इलेक्शंस के इवन पूछ लिए जाते हैं। मुझे एक पेपर में याद है, डस्का में बाई इलेक्शन हुआ था, उन्होंने पूछ लिया था कि डस्का में बाई इलेक्शन कौन जीता, किस पार्टी का बंदा जीता। केपीके में उन दिनों बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, कौन सी जमात जीती है जी, अभी जैसे सिंध में हुई है तो पीपी जीती है। तो इसमें पॉलिटिकल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स,
स्पोर्ट्स के इवेंट्स, ठीक है, ओवरऑल एक जो हैपनिंग्स हुई हैं वो पूछी जाती हैं। इवन के एक्टर्स जो जिनकी डेथ होती है उनकी एज पूछ ली जाती है। अब उमर शरीफ की किस एज में डेथ हुई थी ये पूछा गया 17 ग्रेड के पेपर में। लता मंगेशकर की एग्जैक्ट डेट, किस डेट को उसकी डेथ हुई थी, लता मंगेशकर की। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब जो पेपर 17 ग्रेड का होता है उसमें इन चीजों का लेवल हाई रखा जाता है। जो जरा कम 16 या 14 स्केल के पेपर होते हैं, 11 स्केल के पेपर होते हैं, उसमें हाथ थोड़ा खोला रखा जाता है। लेकिन करंट अफेयर्स में ऐसी चीजें ही पूछी जाती हैं और ऐसा नहीं है कि इनको आप कवर नहीं कर सकते, इनको आप डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि कवर करने के लिए स्टडी करनी पड़ती है। कुछ चीजें जैसे हम पिछले सब्जेक्ट चलते आ रहे हैं हम लेक्चर्स के थ्रू कवर करते हैं और कुछ चीजें आपको फाइल्स के थ्रू कवर करनी होती हैं, क्योंकि बड़ी माइनर माइनर डिटेल भी पूछ ली जाती है करंट अफेयर्स के पेपर में। तो नेशनल लेवल में ये आ गया। नेशनल लेवल में इसके अलावा जो आप देखें पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल की प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के अंदर जो इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, कोई रिकॉर्ड वगैरह बन रहा है, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। सिमिलरली जो इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम है इसका, इंटरनेशनल इसका पूछा जाता है। उसके अंदर आप लोगों से इंटरनेशनल लेवल के तरीकाकार वही चीजें, 3-4 ही डोमेन्स है ना। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से मुराद पॉलिटिशियंस, अमेरिका का सदर कौन है, ठीक है, रशिया का कौन है, यूक्रेन का कौन है, और खासकर एम्बेसडर्स, किस एम्बेसडर ने चक्कर लगाया पाकिस्तान, या पाकिस्तान का जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर वगैरह हैं वो जाके किससे मिले। अभी ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट पेपर में, फॉरेन मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का, बिलावल भुट्टो। अब वो किन किन मिनिस्टर से जाके मिला, ये सारी चीजें, ये पॉलिटिकल इरा हो गया जिसको आपने कवर करना होता है। सिमिलरली सोशल इवेंट्स, उसमें यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड इवेंट कौन सा उसका जलसा हुआ, उसका नंबर क्या था, किस जगह पे वो जलसा हुआ, ठीक है। उसमें जो है उसका 2023 का तो अभी हुआ नहीं, सितंबर में होता है ये। 22 का मोटो क्या था, या और जो इंटरनेशनल डेज होते हैं, अर्थ डे कब मनाया जाता है, वाटर डे कब मनाया जाता है, पीस डे कब मनाया जाता है, उनके इस साल के लोगो क्या थे, मोटो क्या थे उनके, ठीक है, किस तरह के। फिर स्पोर्ट्स इवेंट, सिमिलरली जैसे हमने पाकिस्तान के देखे थे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आप देख लें कि इवेंट्स सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं। सोशल के अंदर नोबल पीस प्राइजेस वगैरह भी आ जाते हैं, इस साल किसको मिले। तो ये मोस्ट रिपीटेड चीजें हैं जो करंट अफेयर्स में बताई गई होती हैं आपको, लेकिन बात है कि उनको थॉरोली पढ़ा जाए, उनको स्टडी किया जाए, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स हो गए कि वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, नेक्स्ट पिछला कहाँ खेला गया, T20 का कहाँ खेला जाएगा, फीफा कहाँ खेला गया, उसका विनर कौन था। तो इस टाइप का कुछ जो क्वेश्चन है आपके पेपर में, 16 मार्क्स के एडी के पेपर में, एडी एफआईए के बात कर लें, और अगर आप बात कर लें इंस्पेक्टर की तो उसमें 20 मार्क्स के। सिमिलरली आप कोई और भी पेपर दे रहे हैं, आपको पता है जनरल नॉलेज का जो भी पेपर होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है अपनी नोयत में। ये 3-4 चीजें तो लाजमी, मैथ होगी, इंग्लिश होगी, करंट अफेयर हो गया, एवरीडे साइंस होगी, पाकिस्तान अफेयर हो गए, इस्लामिक स्टडीज होगी, ये हर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, ख्वाह वो किस भी ग्रेड का हो। इवन अभी आज लास्ट डेट थी आपका, पंजाब में सीटें आई हुई थी कनाल पटवारी की, काफी सारी सीटें, उनमें भी यही चीजें, उनमें भी यही सब्जेक्ट है। डिफिकल्टी लेवल का जस्ट फर्क है। आपने एक पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कर लेनी होती है जिसने ये सारे जो हैं इनके ऊपर आपने एक ग्रिप हासिल कर लेनी होती है, सारे सब्जेक्ट की बेसिक्स के ऊपर, ठीक है। और आपने फिर अपेयर हो जाना शुरू हो कर देते हैं आप डिफरेंट पेपर्स के अंदर। अभी देखें 931 सीटें आप आज देख लें, 31 जुलाई 2023 है, मेरी बात नोट कर लीजिएगा। 931 सीटों में से अक्सर सीटें वेकेंट रह जाएंगी,
अक्सर से टेस्ट पास नहीं होगा, कुछ डिप्लोमा फर्निश नहीं कर पाएंगे टाइम पे, और सीटें खाली रह जाएंगी। हम समटाइम, ठीक है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नो डाउट, इसमें तो कोई इनकार की बात ही नहीं है, क्योंकि 3-4 साल से जॉब्स वगैरह का बहुत ज्यादा फुकदान है। खासकर एजुकेटर्स की जॉब में बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजी हो जाते थे, या और डिपार्टमेंट्स की आ जाती थी। अब यूनिवर्सिटी से जो एक स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, वो काफी ज्यादा उनका जो है ना तादाद है, वो ठीक है। लेकिन जो एक आप कह लें कि कॉम्पिटेंट पर्सन, उनकी भी बड़ी कमी है। अक्सर सीटें अक्सर डिपार्टमेंट्स में खाली भी रह जाती हैं। ठीक है, अभी कनाल पटवारी का भी आप याद रखिएगा, देखिएगा कि सीटें खाली रह जाएंगी। तो जी हम इसको करंट अफेयर्स को दो लेवल पे ही डिस्कस करेंगे। एक हम इसको पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कस करेंगे, और दूसरा हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस करेंगे। जो हम इसको नेशनल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे डिस्कस करेंगे, 4-5 लेक्चर मेरे उसके ऊपर होंगे, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मेरे 4-5 लेक्चर होंगे। इन 8-10 दिनों में पेपर अब करीबी है आप लोगों का, कुछ दरमियान में छुट्टी वगैरह भी आ जाती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि काफी सारे इवेंट्स को, या मेजर मेजर इवेंट्स को आपको कवर कराने की कोशिश करूं। और ये वो इवेंट्स होंगे जो आपके, जिनका पेपर पास हो जाएगा एमसीक्यू, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये वो टॉपिक होंगे जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर पीएमएस सीएसएस वाले स्टूडेंट करंट अफेयर्स का जो वो पेपर देते हैं सीएसएस में, और जो आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होता है आफ्टर द स्क्रीनिंग टेस्ट, मेरी कोशिश होगी कि उनको मैं ज्यादा फोकस रखूं। और साथ साथ एमसीक्यूज वाइज तो हम चीजों को देखेंगे ही, डिस्कस करेंगे ही। लेकिन आपको पता है कि एमसीक्यू की एक वाइड वैरायटी होती है, बहुत ज्यादा रेंज होती है। जो एक वन लाइनर जिस तरह होते हैं, वो मैं आपको फाइल आज प्रोवाइड कर दूंगा, 2022 के नेशनल की प्रोवाइड कर दूंगा, एक दो दिन आप उसको पढ़िएगा। फिर इंटरनेशनल की 2022 की प्रोवाइड कर दूंगा। सिमिलरली 21 के और 23 के, इस तरह में आपको थोड़े थोड़े वक्त के बाद प्रोवाइड करता जाऊंगा। उसको आप डेली बेसिस पे स्टडी करते जाइएगा, ताकि वहां से भी जो माइनर माइनर पॉइंट है उनको आप वहां से कवर कर लें। और जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक आइडियोलॉजी है, कुछ पाकिस्तान रिलेटेड और कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स के रिलेटेड, वो आप लोगों की बिल्डअप हो जाए। तो इसको हम स्टार्ट लेंगे पाकिस्तान की इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन से। आप लोगों के सामने है मेन चीज किसी भी कंट्री की जो होती है, जो आज के दौर में, वो इकोनॉमी है, बेसिकली इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की डायरेक्टली रिलेटेड है इसकी पॉलिटिकल सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल एक डायलेमा पाया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करने के करीब आती है, तो उसको हटा दिया जाता है। और कोशिश हम करेंगे कि इस लेक्चर में कि आप लोग भी पॉलिटिकल बाइसनेस, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो एक कह लें कि एक्सट्रीमिज्म की सियासत ज्यादा पाई जाती है। कोई पीटीआई लवर है, कोई नून लीग का लवर है, कोई जरदारी का जाला है। उसको, उन चीजों को हम नहीं कंसीडर करेंगे। हम ओवरऑल सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात किस तरह से हैं, और उसमें कौन कौन से की प्लेयर क्या किरदार अदा करते हैं। तो इकोनॉमी भी पाकिस्तान की डिस्टर्ब है। जो न्यू गवर्नमेंट्स बनती हैं, टूट जाती हैं, फिर आईएमएफ से मुआहदे होते हैं, कुछ फिर हमारे सीपेक के मुआहदे होते हैं। एक गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनको लेके चल रही होती है, उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस को फेवर किया होता है। फॉर एग्जाम्पल सीपेक का कोई मुआहदा है, कोई सड़क बननी थी, कोई रोड बननी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, वो किसी खास शहर को लगता है, किसी खास पॉलिटिशियन को बेनिफिट देता है। ठीक है, लेकिन न्यू गवर्नमेंट आती है, वो देखती है नहीं जी, ये तो पॉलिटिकली ये वाला बंदा वोट लेके जीत जाएगा, तो वो वाला वो सी पैक का मंसूबा, उसमें चेंजेस ला के कोशिश करेगी कि अपने किसी की प्लेयर, किसी पॉलिटिशियन के एरिया की रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत किया जाए। इससे क्या होता है, जो बाहर के प्लेयर्स हैं, चाइना है, यूएसए है, या जो मनी लेंडरिंग कंट्रीज हैं जो हमें कर्जे देती हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनका एतमाद पाकिस्तान पे कम हो जाता है। वो देखते हैं कि ये अपने वादों के ऊपर पूरे नहीं है, उनको इस चीज से गर्ज नहीं है कि यहाँ पे जो है वो इमरान खान गवर्नमेंट कर रहा है, या यहाँ पे पीडीएम की गवर्नमेंट है, या जरदारी की गवर्नमेंट है।
उन्हें ओवरऑल एक देखना है कि ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके साथ हमारे कुछ मुआहदे हुए हुए हैं और उनको पासदारी जो है वो लाजमी इन्होंने करनी है। लेकिन जब वो यहाँ से हम उनसे मुआहदे कर लेते हैं, जब उनकी पेमेंट करने का वक्त करीब आता है, हम नहीं कर पाते, गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, तो वो भी हैरान परेशान हो जाते हैं और वो ये सोच के ये परेशान हो जाते हैं कि मुआहदा करना किसके साथ है असल में? इस मुल्क का असल हुक्मरान है कौन? क्या पॉलिटिशियन के साथ मुआहदे करने हैं? क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहदा करना है? क्या जुडिशरी के साथ मुआहदा करना है? क्या ब्यूरोक्रेट्स के साथ मुआहदा करना है? असल में मुआहदा करना किसके साथ है? पाकिस्तान का करता धरता है कौन? तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है जो बाहर के इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए, कि पहले तो ये तलाश करें ना कि पाकिस्तान में असल बंदा कौन है जिससे मुआहदा करना है जो लॉन्ग टर्म चल सकेगा। क्योंकि पॉलिटिशियन का तो पता नहीं, आज यहाँ पे बाहर है, अगले दिन वो जेल के अंदर है। आज कोई प्राइम मिनिस्टर है वक्त का, तो अगले दिन जो है वो जेल के अंदर हो सकता है या मुल्क से बाहर हो सकता है। तो जी इस सिचुएशन को हम आज की को फिलहाल डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो को, और उसमें हम में जाना पड़ेगा इससे इसको समझने के लिए 2018 के इलेक्शंस के ऊपर। अभी ये सब कुछ क्या हुआ कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उनको उनकी सीट से हटा दिया गया, एक न्यू गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी गई, और ये सारे मामला किस तरह से पेश आए उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्शन 2018 किस तरह से हुए। एक हिसाब से अच्छी चीज थी, जुलाई 2018 में ये इलेक्शन हुए पाकिस्तान के, और ये थर्ड कंसेक्टिव ट्रांसफर था पावर का फ्रॉम वन सिविलियन गवर्नमेंट टू अनदर। पसे पर्दा जो भी ताकतें रही हों, बट ऑन द फ्रंट जो गवर्नमेंट रही पिछली तीन हमारी, वो रही सिविलियन है। मार्शल लॉ नहीं लगा। लास्ट मार्शल लॉ जो है वो मुशर्रफ के जमाने का लगा है। हम लोग मतलब जब से पैदा हुए इसी जमाने की आस पास की पैदाइशें हैं हम सब, तो हम लोग मतलब जमहूरियत ही देखी है हमने, टूटी फूटी। कैसे देखिए, 8 से 13 जो है वो पीपी ने गवर्नमेंट की है, पीपल्स पार्टी ने 5 साल। जरदारी जो है वो सदर थे, और वजीर आजम पहले यूसुफ रजा गिलानी, फिर उनको नाअहल कर दिया गया, तो जो है राजा परवेज अशरफ बन गए। और राजा परवेज अशरफ आजकल क्या है पाकिस्तान में, किस ओहदे में है? और देखिए पॉलिटिक्स आपको अच्छी लगती है नहीं लगती, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरह मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे कुछ को मैथ अच्छा लगता है नहीं लगता, पॉलिटिक्स आपको अच्छी लगती है नहीं लगती, ये आपकी मजबूरी है, चॉइस नहीं है आपके पास कि वो आपको कहेगा कि 10 एमसीक्यूज हैं इसमें से 8 कर लें। ऐसा नहीं है। आपके सामने जो एमसीक्यूज आने हैं उन्हीं के नंबर हैं, 100 नंबर हैं, 100 एमसीक्यूज हैं, वो आपको 100 के 100 करने हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है चाहे सोशल से रिलेटेड है, तो आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। ठीक है। हाँ जी, इस वक्त वो जो है स्पीकर नेशनल असेंबली है राजा परवेज अशरफ। एक तो हमें ये ओहदे भी पता होने चाहिए कि इस वक्त मुल्क में जो हमारी असम्बलियां हैं, ये नेशनल असेंबली है, उसके स्पीकर कौन कौन से हैं, सेनेट का चेयरमैन कौन है, डिप्टी चेयरमैन कौन है, ठीक है, हमारे जो डिफरेंट वजीर हैं डिफरेंट ओहदों पे, जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन है, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं, इनको भी याद आपने करना होता है, ये पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद देखिए दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है 2013 से 18 तक पीएमएलएन की, मुस्लिम लीग नून की, जिसमें सदर 5 साल ममनून हुसैन रहते हैं, पूरे 5 साल अपने पूरे करते हैं, जैसे जरदारी ने भी 5 साल, सदर ने अपने 5 साल पूरे किए हैं। जरदारी ने पिछले दौर में, नून लीग के दौर में ममनून हुसैन ने। वजीर आजम 2 चेंज हो जाते हैं, एक नवाज शरीफ, फिर उनको पनामा केस आ जाते हैं, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के केस में उनको नाअहल कर दिया जाता है, और शाहिद खकान अब्बासी वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद के जो इलेक्शन होते हैं, जो इससे पिछले इलेक्शंस हुए हैं, 2018 के इलेक्शन हुए हैं वो, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट बनी, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 4 साल अपनी गवर्नमेंट की, और उसके बाद उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटा दिया गया। आया कि वो ठीक था गलत था, उसमें एस्टेब्लिशमेंट थी, अमेरिका था,
पीडीएम थी, जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट थी, ये एक वाकया ज़हूर पजीर हो गया। और अब इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट जो है हमारे मुल्क में, वो पीडीएम एक जमात है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, उसकी गवर्नमेंट है। अब जनरल इलेक्शन हुए कब? 25 जुलाई 2018 को। देखिए ये अब 2018 का इवेंट है। अब चाहे वो आपको करंट अफेयर कहता है कि मैंने आपसे 2 साल के पूछने हैं, 3 साल के पूछने हैं, लेकिन अगर क्या वो पाकिस्तान अफेयर में आपसे ये पूछ लेता है, तो आप क्या उसके खिलाफ कोई केस कर देंगे कि नहीं भाई 2 साल पहले आपने क्यों पूछे? मतलब जनरल नॉलेज के अंदर भी आ जाता है ये क्वेश्चन, और पाकिस्तान अफेयर में भी आ जाता है कि पिछले इलेक्शन जो है वो कब हुए। तो ओवरऑल आपने चीजों को तैयार करना होता है। तो 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे, ठीक है जी। 15वीं बार नेशनल असेंबली सिलेक्ट हुई और प्रोविंशियल असेंबली साथ में सिलेक्ट हुई। इसमें जी पोजीशन क्या बनी, पोजीशन पार्टी पोजीशन क्या बनी, ये देखिएगा। पाकिस्तान, हम बात कर रहे हैं वफाक के लेवल की, फेडरल के लेवल की। आपको पता होगा इस बात का, तो बिल्कुल बेसिक बात है कि हमारे जो गवर्नमेंट है फेडरल लेवल की है, और नीचे जो है वो सूबे होते हैं। हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है, जिनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और गवर्नर्स होते हैं। और फेडरल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको वफाकी गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसका जो एमएनए सिलेक्ट करते हैं, एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज, ठीक है, बड़ी सीट वाले, वो 342 सीटें होती थी पाकिस्तान में, ठीक है। 342 लोगों ने, जो एमएनए सिलेक्ट हो गए, उन्होंने अपना एक वजीर आजम सिलेक्ट करना है। और इसी तरह जो प्रोविंशियल असेंबलियां होती हैं, सूबाई एमपीए, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, जो के एमपीए होते हैं, वो अपने अपने सूबे का चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं नेशनल असेंबली की, कि वजीर आजम जिन्होंने सिलेक्ट करना था, वो पार्टी पोजीशन क्या बनी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 116 सीटें जीतनी, नून लीग ने 64 सीटें जीती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 43 सीटें जीती, इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार 13 जो हैं वो जीते, और इनफिर आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कोई भी पार्टी चूज कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे एस्टेब्लिशमेंट जिस पार्टी को कहती है, ये जो इंडिपेंडेंट जीते होते हैं, इनको उस पार्टी को जिसका रूलिंग पार्टी करवाना होता है, जिसको रूल करवाना होता है, उसमें शामिल करवा दिया जाता है। इसके अलावा जो छोटी छोटी और जमातें हैं, जिनमें MQM, मुत्तहिदा मजलिस अमल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ETC, इन सारों ने भी अपनी अपनी कुछ सीटें सिक्योर कर ली। अब गवर्नमेंट बनाने के लिए जरूरी था कि 172 लोग वोट करें एक तरफ के हमारा वजीर आजम ये होगा। 172 पीपल जो हैं वो ये डिक्लेयर करेंगे, जो जीते हुए हैं, ये 342 के 42 बैठ जाएंगे नेशनल असेंबली में, और वोटिंग होगी, जिसको 172 लोग वोट करेंगे वो मुल्क का वजीर आजम होगा। अब चूंकि सादा अक्सरियत किसी को हासिल नहीं थी, 2/3 जिसको हम मेजोरिटी कहते हैं, कि एक ही जमात 172 सीटें जीती होती और वो ये डिक्लेयर कर देती कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ये है, कोई मसला मसाइल ना रहता। अब जरूरत ये पड़ी कि बाकी की छोटी छोटी जमातों को अपने साथ मिलाया जाए। तो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को अपने में शामिल करके टोटल नंबर कर लिया, जो PTI के लोग हो गए, कि इनका टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो 155 लोग बने, 155। अब इसका साथ दिया MQM ने, काफ लीग ने, बाप पार्टी ने, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, GDA ने, ये सिंध की पार्टी है, इंडिपेंडेंट जमहूरी वतन पार्टी, और अवामी मुस्लिम लीग, इस वाले पलड़े ने साथ दिया, और टोटल 179 लोग एक तरफ हो गए। उसके मद्दे मुकाबल जो बाकी पार्टियां बची, जिनमें जो है PMLN, पीपल्स पार्टी, ये MMA, ये फजलुल हक वाली, मौलाना फजलुल हक वाली, और ये बाकी की कुछ पार्टी बनी, इनका नंबर बना 162। अब बजाहिर जो है वो इमरान खान साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्योंकि उनके पास 179 की वोट थे, चाहिए 172 वोट थे। MQM, PMLQ, VAP ये सारी साथ मिल गई।
लेकिन अगर किसी भी मौके पे ये पार्टीज पीछे हट जाती हैं, किसी भी मौके पे MQM इधर वोट दे दे, बाप इधर वोट दे दे, राहें अपनी जुदा कर लें, सिर्फ इन्हीं दो पार्टीज की हम बात कर लेते हैं, 12 वोटों की, 7 और 5, 12 वोट, 179 में से आप 12 निकाल दें तो तहरीके इंसाफ अपनी अक्सरियत खो देती, और यही 12 लोग 162 में जमा हो जाते तो 174 वोट, 174 वोट हो जाते इस पलड़े के, जो कि आजकल कहलाता है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस मूवमेंट, PDM, सॉरी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, PDM। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये जो MQM है, इन्होंने पाकिस्तान और बाप पार्टी ने और PMLQ दो फिरकों में बट गई, दो में डिवाइड हो गई। कुछ जो है इमरान खान के साथ चले गए, चौधरी परवेज अलाई काफ लीग में से, और कुछ जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ चले गए जरदारी वाले पलड़े में। और वोटों की जो शिफ्ट है, यहाँ की जो 172 की अक्सरियत थी वो खत्म हो गई। अब जब इस तरफ दूसरी तरफ आगे 172 लोग, बल्कि ये 174 हो गए थे, तो ये लोगों ने वोट किया कि अब जो है नया वजीर आजम, मुतफिका तौर पे इन्होंने कहा शहबाज शरीफ होगा। अब इसके पीछे इतना अरसा, 4 साल ये लोग इधर क्यों रहे, बाद में इधर क्यों आ गए, ये एक जो है अलग कहानी है। ठीक है, तो 17 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब जो हैं मुल्क के 22वें प्राइम मिनिस्टर बने थे, और इन्होंने 18 अगस्त 2018 को एज ए प्राइम मिनिस्टर सीट संभाली थी, और इनको 176 वोट पड़े थे टोटल। 172 रिक्वायर्ड थे और 176 वोट इनको पड़े थे, जिसकी वजह से ये वजीर आजम मुंतखब हो गए। अब इनके 4 साल जो गुजरे, उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, मिला जुला एक जो है। जो जारी बात है, PTI के फॉलोअर्स हैं वो कहेंगे कि मुल्क तरक्की ही बहुत कर गया, जो नून लीग के हैं वो कहेंगे मुल्क जो है कर ही डिफॉल्ट गया, और जो है दोनों तरफ की हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म पाया जाता है। तो इनके 4 साल गुजरे, और फिर ये हुआ कि ये अलायंस की तादाद दिखी है 179। एक तरफ था रूलिंग अलायंस, ये पार्टीज एक तरफ थी, और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। अपोजिशन का 162 नंबर था, ये पार्टी इस तरफ थी, और जो है ये कोशिश कर रही थी कि इमरान खान को हटाया जाए। काफी बार कोशिशें हुई, दरमियान में शुरू में महंगाई बढ़ी जो है, और अब तो महंगाई का बिल्कुल ही मतलब लेवल ही सारे क्रॉस हो गए ना। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ना शुरू हुई तो जमातें इनके अगेंस्ट होना शुरू हुई, महंगाई मार्च शुरू होना शुरू हो गया। इवन के कुछ कुछ सीटें खाली होती हैं, कोई मर जाता है या कोई और मामले पेश आ जाते हैं, तो उनके ऊपर बाई इलेक्शन होते हैं। तो 25 बाई इलेक्शन हुए, जिनमें से 18 बाई इलेक्शन जो है वो तहरीके इंसाफ हारी। ये भी एक बीच में से 18 सीटों का कुछ फर्क आया, और ज्यादा सीटें जो पंजाब की थी वो नून लीग जीत जाती थी, और जो सिंध की थी वो पीपल्स पार्टी जीत जाती थी। महंगाई बढ़ रही थी, आम आवाम पे फर्क पड़ रहा था, बिजली के बिल वगैरह पिछले सालों के अगर हम लगाएं, और लेकिन अगले एक साल के अंदर तो बिल्कुल ही तबाही मच गई ना आम आवाम की। तो ये इस तरह से सिचुएशन बन रही थी। इतने में क्या हुआ, जो टर्निंग पॉइंट जहां से इमरान खान साहब ने ये एक अपनाया कि मुझे जो है वो हटाया जा रहा है, और ये मुझे हटाने की वजह एक साइफर है, एक खत है जो कि अमेरिका ने लिखा। अमेरिका के सफीर डोनाल्ड लू ने कोई बातें की, डोनाल्ड लू नाम याद रखिएगा। किसने वो साइफर की, इमरान खान ने कहा कि किसने लिखा, डोनाल्ड लू ने। और फिलहाल मौजूदा जो है वो कौन है, डोनाल्ड ब्लूम। डोनाल्ड लू के ऊपर इन्होंने कहा कि इसने और असद मजीद ने आपस में कुछ बातें की। ये पाकिस्तान का नुमाइंदा था असद मजीद, डोनाल्ड लू अमेरिका की तरफ से नुमाइंदा था, और डोनाल्ड लू ने ये कुछ बातें की कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान
को हम तब तक इमदाद नहीं देंगे जब तक इमरान खान ये है, इस तरह करके ये सारे मामला हुए। और उसको एक असद मजीद साहब ने एक खत की शक्ल दे दी कि ये बातें डोनाल्ड लू ने की हैं। उस खत को नाम दे दिया गया साइफर का, कि जी एक साइफर है और ये मुझे हटाने के पीछे जो है वो अमेरिका की एक टोटल साजिश है। साइफर, उस खत को नाम दिया साइफर का। इमरान खान साहब ने जब इनकी गवर्नमेंट जाने लगी थी तो इन्होंने वो खत वगैरह लहराया कि ये खत आया है। लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने खुद ये चीज मतलब इस चीज का एतराफ किया है कि ऐसा कोई खत नहीं था। इनका मतलब रिसेंट एक इंटरव्यू है उसके साथ, अल जजीरा के साथ, उसमें इन्होंने कहा है कि ऐसा खत अमेरिका ने नहीं, क्योंकि अमेरिका की एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है पाकिस्तान को सपोर्ट करने में। तो आप अमेरिका के अगेंस्ट ज्यादा जा नहीं सकते ज्यादा देर। उसको वोट लेने की खातिर स्लोगन को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन डेज, सिर्फ इलेक्शन डेज में। इसको दूसरे रहनुमा भी हमसे इससे पहले भी लोग अमेरिका के नाम को यूज करते रहे, अमेरिकन गुलामी और अमेरिकन हमें मतलब हमारे आम पाकिस्तानी के दिल में उनके लिए हेट पाया जाता है अमेरिकन के लिए ना। तो इसको जुल्फकार अली भुट्टो भी यूज करता रहा है इस स्लोगन को। लेकिन बाद में इन्होंने खुद मतलब माना कि ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने वो खत लिखा था। खत वो कहते हैं कि था, लेकिन वो खत असद मजीद ने लिखा था और वो खत भेजा था बाजवा ने। मतलब पीछे बाजवा था, बताया डबल गेम की गई। इमरान खान साहब अब ये कहते हैं कि मुझे बताया ये जाता रहा असद मजीद की तरफ से, जो हमारे वहां के एम्बेसडर थे। अभी फिलहाल अमेरिका को जरूरत नहीं है पाकिस्तान में इन्वॉल्व होने की। वो हमारी इंपॉर्टेंस जहां तक थी जब तक थी अफगानिस्तान के अंदर पेनिट्रेशन के लिए, उनको पाकिस्तान का कोई सॉरी टू से कोई बहुत रोल नहीं है वर्ल्ड में। सुन के बुरा लगता है। हमारी इंपोर्ट्स नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, हम तो कर्जे लिए हुए हैं ना दुनिया से। हम दुनिया को देते क्या है? मसला कश्मीर में आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, पाकिस्तान अफेयर्स में ही मसला कश्मीर कितना बड़ा वहां पे एक मतलब उन्होंने कर्फ्यू कर दिया, सारा कर दिया। दुनिया में 193 मुल्क हैं, 193, सिर्फ 3 मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया, 190 मुल्कों ने इंडिया का साथ दिया है। 190 मुल्कों ने इंडिया का साथ दिया है, 3 मुल्कों ने सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया है। वो भी जो सी पैक गुजर है चाइना का, साथ में चाइना के लिए भी मसला कश्मीर अहमियत रखता है क्योंकि वो भी उसमें फ्रीक है। ठीक है, 3 स्टेट्स के दरमियान ये मसला है। मसला कश्मीर 2 के दरमियान नहीं, 3 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान मसला है। और तुर्की से हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं और एक गालमन मलेशिया था। उसके अलावा 190 मुल्कों ने पाकिस्तान या ये नहीं कहा कि कोई जुल्म हो रहा है। तो सिमिलरली हमें अगर हम अपने पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस से बाहर आ जाए 9वीं 10वीं के, तो हम कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखते दुनिया के लिए। अहमियत रखता था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का मसला सॉल्व हो चुका है, अमेरिका यहाँ से जा चुका है, हमारी दोबारा से डाउनवर्ड की तरफ गए क्योंकि अमेरिका ने पैसे देना बंद कर दिए। जंगी मामलात के नतीजे में वो जो हमें पैसे देता था वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। तो अगर ये जो साइफर वाला मामला मैंने न्यूट्रलिटी की बेस पे बयान किया है, लेकिन अगर कोई इसमें समझता है कि हाँ मैं ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाला बयानिया खत्म कर दिया गया, तो वो अल जजीरा के ऊपर इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी सुन सकते हैं। उसमें वो खुद कहते हैं कि अमेरिका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो इन्वॉल्वमेंट है ये बाजवा की थी, बाजवा उनको मिसगाइड करता रहा। ठीक है, इसमें अहम बात क्या, ये शुरुआत कब से हुई? इमरान खान साहब ने विजिट कर लिया मॉस्को का। मॉस्को क्या है? रशिया का जो है वो कैपिटल। अब ये शेड्यूल विजिट था और बहुत अरसे बाद मतलब किसी का ये शेड्यूल था। इससे पहले नवाज शरीफ ने 1999 में, मतलब आप देख लें कि 23 साल गुजरने के बाद, 23 साल एक बहुत लंबा अरसा है, 23 साल गुजरने के बाद किसी का विजिट है रशिया का। रशिया और जो अमेरिका है उसकी आपस में कन्फ्लिक्ट है। जैसे रशिया यूक्रेन वार भी चल रही है, तो उसमें रशिया के अगेंस्ट है अमेरिका, और इनका आइडियोलॉजिकल शुरू से ही डिफरेंस रहा है रशिया और अमेरिका का। लेकिन उससे ज्यादा लड़ाई अमेरिका की रशिया से ज्यादा लड़ाई चाइना से है।
चाइना इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी में दूसरे नंबर पे है, रशिया का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है अभी। अगर हम वर्ल्ड प्लेयर्स की बात करें तो वो तो चाइना है अमेरिका के बाद इकोनॉमी में, स्ट्रेंथ में, और उसका थ्रू पाकिस्तान में सीपेक भी चल रहा है। तो वहां के मामला, मतलब वहां के सदर भी इधर आते हैं, सारे मामला चल रहे हैं। ये विजिट हुआ, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जिस दिन ये विजिट हुआ उससे वेरी नेक्स्ट डे रशिया ने जंग छेड़ दी यूक्रेन के अगेंस्ट। 23 तारीख को विजिट था, ये पेपर में अक्सर आता है, रेपिटेडली आजकल आ रहा है पेपर्स में, और कुछ लोग इसको 24 फरवरी लगाते हैं, ये 23 फरवरी को विजिट था। 23 और 24 दो दिन का विजिट था। 23 तारीख को इमरान खान साहब जो हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को जाते हैं, रशिया जाते हैं, और वेरी नेक्स्ट डे 24 तारीख को जंग छिड़ पड़ती है, रशिया इन्वेजन कर देता है, हमला कर देता है यूक्रेन के ऊपर। रशिया यूक्रेन का मामला हम इंटरनेशनल अफेयर के टॉपिक में देखेंगे, करंट अफेयर्स में, कि क्यों हुआ, क्या मामला थे। अब जैसे ही ये वाकया आता है तो अमेरिका मुल्कों को कहता है कि आप सारे लोग इसको कंडेम करें, रशिया के अटैक को, मतलब कहें कि ये गलत है। इमरान खान साहब यहाँ पे न्यूट्रल व्यू ले जाते हैं, वो कंडेम करने के हक में नहीं होते। वो नए नए मिलके आए होते हैं वहां से, वहां पे कुछ डील्स की बात होती है। वैसे हम गए थे गंदुम मांगने उनसे। रशिया जो है वो गंदुम, रशिया और यूक्रेन ये गंदुम काफी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से ना। हम वहां से गंदुम लेने गए थे, गंदुम मांगने गए थे। तो अब जब वापस आते हैं तो मामला पड़ जाता है, इतने में इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पीछे से चल रहा होता है, बेसिकली इनके मामला खराब हो गए होते हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा से इमरान खान साहब के। वो 3-4 मौकों पे खराब हो गए होते हैं। एक आईएसआई चीफ की जब तकर्री करनी होती है मुल्क में 2021 में, तो उसके लिए इमरान खान साहब चाह रहे होते हैं जनरल फैज हमीद का नाम, ये चाह रहे होते हैं कि जनरल फैज हमीद को दोबारा से जो है ना आईएसआई का चीफ जो है लगाया जाए, उनकी मुद्दत मुलाजमत को प्रोलॉन्ग किया जाए। जबकि जो बाजवा साहब हैं वो चाह रहे होते हैं कि जो उन्होंने नाम दिया नदीम का, नदीम अंजुम का, उनको लगाया जाए। ये उनके काम में रुकावट डाल देते हैं। ये एक पहले ये कहते हैं कि नहीं जी मैं चाहता हूँ कि जो है ना यहाँ से थोड़े से तनाज़ात बढ़ना शुरू होते हैं, जो आपस में लड़ाई की वजह बनना शुरू होती है। कुछ फिर और मामला बनना शुरू होते हैं, कुछ वायलेशंस होती हैं आईएमएफ के माहिदों की। अब आईएमएफ से जो माहिदे हुए में हैं वो जाहिर बात है उसके बाद भी तो हमें पैसे चाहिए ना। या तो ये हो कि हम बिल्कुल ही देने से इनकारी हो जाएं और कहें कि नहीं जी आइंदा से हमने आपको पैसे पूसे कोई नहीं देने, और टाटा बाय बाय, हम अब खुद कफील हो गए हैं और पिछले वाले हमें भूल जाओ। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। वो हमें तो अगले कर्जे लेने के लिए जो है पिछले कर्जे चुकाने के लिए अगले कर्जे लेने पड़ते हैं। तो वो सारे मामलात भी थे। तो काफी जो है दरमियान में एक आ गया था समझ लें कि कॉन्फिडेंस का फुकदान, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करवाया गया। तो बाकी जितनी जमातें हैं वो कोशिश में तो थी, जाहिर बात है जो अपोजिशन होती है उसकी कोशिश होती है कि रूलिंग जो अलायंस है, जो हुक्मरान बैठे हैं उनकी टांगें खींची जाए, उनको किसी चीज के से सीट से हटा दिया जाए। क्योंकि जो रूलिंग अलायंस होता है, जो हुकूमत कर रहा होता है, उनके एमएनए एमपीए वो तो सारे पाकबाज हो जाते हैं, चाहे जितना मर्जी गुनाहगार हो, अगर वो रूलिंग अलायंस में है तो उसके सारे केस खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो अपोजिशन अलायंस में जैसे ही आ जाता है तो एफआईए और आईएसआई और जितने अदारे हैं उनके खिलाफ केसेस खोल लेते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि फिलहाल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है वो पाक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से अलहदगी का आजाद नहीं करता उसको फिर जेल में दूसरी पुलिस पकड़ लेती है। तो ये पाकिस्तान में एक डर्टी पॉलिटिक्स है जो आज से नहीं है, कब से 75 सालों से चलती आ रही है। तो हर बंदा ये कहता है कि अब की बार ये खत्म करके सारे हुक्मरान आपस में हाथ मिला लें और एस्टैब्लिशमेंट का किरदार खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और आगे भी थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। तो खैर इनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो गया, इनको हटाने की कोशिशें शुरू हो गई। उसके लिए एक
पहले से जमात तो बनी हुई थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम, जो 2020 की बनी हुई थी और वो कोशिशें कर रही थी इस नाम पे कि महंगाई ज्यादा है, ये गवर्नेंस ठीक नहीं कर रहे, फलां मामलात हैं, इंतकाम की सियासत कर रहे हैं, जॉब्स नहीं आ रही, फलां फलां फलां, जो भी पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं कि इनको हटाया जाए इस सीट से। इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और कुछ जमातें जो मैंने शुरू की स्लाइड में आपको दिखाई थी, कुछ जमातें जिनके अंदर आ जाती हैं आपकी एमक्यूएम और बाप, खासकर एमक्यूएम की 6 सीटें और बाप की 4 सीटें। एमक्यूएम सिंध की पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और बाप जो है वो बलोचिस्तान की पार्टी है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी। ये और कुछ और भी इंडिपेंडेंट और 2-4 दाएं बाएं के जो है, इन सारों ने मिलके जो पहले वोट दिए हुए थे कि हम इमरान खान को वोट देते हैं, ये सारे इस दूसरी जमात के पलड़े में चले गए, और यहाँ पे 174 का नंबर पूरा हो गया और दूसरी तरफ वाला नंबर डिक्लाइन में चला गया। चाहिए होता है 172 का नंबर, दोनों तरफ 172 का नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि 342 का जो हाफ है वो बनता है 171। इसका मतलब जिस तरफ 171 होंगे वो 2 हो जाएंगे, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली कम है। पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया, ये कहा कि हमें इमरान खान साहब पे जो है एतमाद नहीं है, ठीक है, और ये कहने के नतीजे में जो है वोटिंग हुई, और 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब को अपनी जो सीट है उससे हाथ धोना पड़ा, और उसमें वो पिछला पूरे साल का आपके सामने एक है कि सुप्रीम कोर्ट भी बीच में इन्वॉल्व होती रही, पहले सुप्रीम कोर्ट की कुछ राय शामिल होती रही, कभी जो है वो जो स्पीकर है वो कोई रूलिंग दे देता था, मानने से इनकार कर देते थे, ऐसा नहीं है, फलां नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को बीच में पढ़ना पड़ता था। इवन के इमरान खान साहब को भी सीट से हटाने के लिए उस रात जो है सुप्रीम कोर्ट को बीच में पढ़ना पड़ा। सारी जो मामला है इसके पीछे बाजवा है, तो इन्होंने उनका लेटर टाइप करवाने की कोशिश की कि बाजवा साहब को ही हटा दें जो ये सारा चक्कर चल रहे हैं। लेकिन जितने में इन्होंने वो उनका लेटर टाइप करवाना था, इतने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गया कि अगर कोई लेटर ऐसा टाइप हो भी जाता है, और पहले तो जिसने उस पर साइन करने थे सेक्रेटरी ने, उसको मना कर दिया गया कि इस लेटर पे तुमने साइन नहीं करने, डायरी नंबर साइन नहीं करने, तो उस लेटर की कोई अहमियत नहीं है, वजीर आजम भी उस पर साइन कर दे, जब तक सेक्रेटरी नहीं साइन करेगा डिफेंस का तो वो लीगल ऑर्डर नहीं होता। और अगर उन्होंने ये देखा गया कि सेक्रेटरी भी साइन कर देता है, तो फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गया कि वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसी वक्त ये ऑर्डर कर देगा कि ये वाला जो ऑर्डर है कि बाजवा साहब को सीट से हटा दिया जाए, ये नल एंड वाइड है, या इसके ऊपर 10 दिन का स्टे हो जाएगा, या ये कुछ भी करके वो उसको आगे कर देगा, वजीर आजम को पहले हटाया जाएगा। और फिर मतलब एक टाइट शिकंजा, जो पूरी एक एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल अदारा है, सारे अदारे इनके अंडर हैं, इवन के सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनके साथ भी बैठे होते हैं कुछ लोग जो हैं, जरूरत भी है मुल्क की आप कह लें, वरना तो अपनी मर्जी से ही फैसले होते रहे। मतलब मिला जुला ही तासुर है इसके अंदर ना, कि एस्टेब्लिशमेंट की प्रेजेंस जरूरी है भी कि नहीं। कहीं कहीं ये लगता भी है कि इनकी प्रेजेंस जरूरी है भी कुछ मामलात में। मतलब हमारे पॉलिटिशियंस भी दूध के दूल्हे नहीं है, जहाँ पे वो कोई इस तरह का काम करते हैं जहाँ पे जरूरत होती है एस्टेब्लिशमेंट की, तो फिर उनको अपना रोल अदा करना पड़ता है। वहां कुछ अच्छे फैसले भी हो जाते होंगे, कुछ बुरे फैसले भी हो जाते होंगे, तो खैर इनको इनकी सीट से हटा दिया गया। अब तक जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो 1989 में, और दूसरे थे मिस्टर शौकत अजीज 2006 में मुशर्रफ के जमाने में। अब तक ये 2 प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके अगेंस्ट इससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला पेश आया है, लेकिन ये दोनों वोट ऑफ
सरवाइव नहीं कर पाया। ये लंबी बहस हो जाएगी, उससे कौन पूछता है या नहीं पूछता। बात ये है ना कि न्यूट्रल्स, देखें अगर इसको हम इस हिसाब से देखें कि न्यूट्रल जब यही सारे फैसले जरदारी के अगेंस्ट, नवाज शरीफ के अगेंस्ट आते रहे, तब तक तो वो मारखोर थे वो न्यूट्रल्स। इवन के सड़क के किनारे बैठा एक नशेई भी मारखोर लगता था। पाकिस्तान की कौम के 4 साल, मतलब अगर आप लगा लें गवर्नमेंट जो है इमरान खान की, उसमें जो है बाजवा साहब से अच्छा कोई सिपहसालार भी नहीं था। ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज पढ़े हैं। लेकिन जब उनके खिलाफ ये सारी चीजें आ गई हैं, तो आज जो है वो आप लोगों को न्यूट्रल्स लगते हैं, जानवर लगते हैं, एस्टेब्लिशमेंट बुरी लगती है, बिकाऊ लगती है, अमेरिकन प्रो लगती है, गद्दार लगती है। और वो 4 साल जिसमें इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, जब नवाज शरीफ को हटाया गया, तब नवाज शरीफ ये कहता था कि खलाई मखलूक मेरा तो मुकाबला किसके साथ है, खलाई मखलूक मेरा तो इमरान खान के साथ मुकाबला ही नहीं है। और जो है मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला की गर्दान फैज हमीद का नाम लेता था, जीटी रोड पे ये गुजरांवाला सरगोदा यहाँ पे जलसे करता हुआ गया। तब इनको गद्दार लगते थे एस्टेब्लिशमेंट वाले, और जो दूसरा पढ़ रहे हैं उनको वो मुहिब्बे वतन लगते थे। आज गेम चेस की चेंज हो गई है। आज जो पीटीआई लवर्स हैं उनके लिए ये सब गद्दार हो गए हैं, और वो कहते हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। और जो टेबल के इस तरफ है वो कहती है कि नहीं जी ये तो सब कुछ ठीक हुआ है, ये तो अभी पिछला 4 साल का बदला। कहानी वहीं से शुरू हुई थी जहां से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था 2017 में। तो इसमें जो बात है कि ये 75 साल से ऐसा होता आ रहा है। आज तक हमारे ये 23वां प्राइम मिनिस्टर बन गया है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। कोई प्राइम मिनिस्टर, 23 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं हमारे। जब कुछ खुशादी का थोड़ा वक्त आ रहा होता है, उस वक्त जब कुछ पॉलिसी समझ आना शुरू होती हैं प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त एन मौके पे उसको उस टाइम हटा दिया जाता है। और होता यह है जिसको जिस वक्त हटाया जाता है उसके लिए उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट दुश्मन हो जाती है, और जिसको पावर मिल जाती है उसके लिए वो उसके गाने गाने लग जाते हैं। आप वीडियोस उठा लें, दोनों बातों में इतना तजाद होगा। आप नून लीग की बातें सारी उठा लें, आज जिन लोगों को मुल्क की वफादारी और ये चीजों का आज ये कह रहे हैं, कल तक वो मतलब उनका इनके अगेंस्ट फैज हमीद के, बाजवा के और पता नहीं क्या क्या बातें इनके अगेंस्ट करते थे। तो ये सिस्टम आखिर चेंज कब होगा, मसला ये है। मस और इस मसले के अंदर असल चीज ये आ जाती है कि सिस्टम चेंज होता नजर नहीं आता, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनती है वो कहती है कि इस वक्त की अपनी पावर्स इंजॉय कर लो। फॉर एग्जांपल इनकी गवर्नमेंट बन गई इस वक्त पीडीएम की, तो इन्होंने क्या किया है, अपने सारे केसेस खत्म करा लिए। ठीक है, मरियम नवाज के केस खत्म हो गए, शहबाज शरीफ के केस खत्म हो गए, जो है अपना हमजा शहबाज के केस खत्म हो गए, और भी जो जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, आप राणा सनाउल्लाह, ये पार्टी पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लोग, फरियाल तालपुर, इन सब के केस खत्म हो गए। और केसेस सारे किसके अगेंस्ट बन गए, अब पीटीआई के अगेंस्ट बन गए, उनके लोगों के अगेंस्ट बन गया। किसी पे गद्दारी का बन गया, किसी पे करप्शन का बन गया, किसी की वीडियो लीक हो जाती है, किसी पे कोई केस बन जाता है। अब जब दोबारा मौका अगर मिल जाएगा पीटीआई को, इमरान खान को, तो ये क्या करेंगे, अपने केसेस खत्म कराएंगे, दूसरे पे बनाएंगे। तो ये एक विशियस सर्कल है, जो कि ना खत्म होने वाला सर्कल है। आपस में लड़ा के नीचे वालों को ऊपर गेम किसी और तरह चलती रहती है। फिलहाल भी जो सिचुएशन हो गई है हमारे मुल्क की, जो मामला बन गए हैं, वो कोई एक जमात सिंपल मेजोरिटी से तो आ नहीं सकती। हाँ, अगर फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं तो डेफिनेटली इमरान खान की जमात जीत जाती है। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए कब हैं आज तक, 1970 के अलावा? 1970 के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कभी हुए ही नहीं, और ना होते नजर आते हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो जीतेगा ना इमरान खान 2/3 से। उसके पास तो बंदे ही नहीं है, हर सीट पे उसने खुद तो नहीं खड़ा होना। हमारी पॉलिटिक्स का एक पूरा वो जो है स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान है, इसमें और भी सूबे हैं, बलूचिस्तान भी है। बलूचिस्तान से क्या क्लीन स्वीप कर सकता है इमरान खान? नहीं, वहां का जगीरदाराना निजाम है, सरदारी सिस्टम है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो बन गई,
हम अगर सिंध देख लें, सिंध में इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी जो है वो जीती है कौन? पीपल्स पार्टी जीत गई है। पंजाब के अंदर जो है मिला जुला रुझान है, इधर पीएमएलएन भी है, इसके अलावा जो है पीटीआई भी है, पीटीआई की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है खासकर शहरों में। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ का जो 70% वोट है वो तो कस्बे का है, और कस्बे का वोट पड़ता है जागीरदार को। वो जागीरदार जब मुकर गया है पीपल्स पीटीआई की सीट पे खड़ा होने से, तो उसकी जगह अगर एक आम कोई टीचर, कोई जो है शरीफ बंदा, कोई प्रोफेसर अगर आप खड़ा कर देंगे तो आपका क्या ख्याल है वो जीत सकता है? वो प्रोफेसर तो अपनी साइकिल नहीं छुड़ा सकता थाने से। ठीक है, जीतता वो है जिसका असर और रसूख होता है थानों में, कचहरियों में, तो वो बंदे पीछे हट गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब भी जो सारी सीटें जीतता ही जाएंगी, जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो बनेगा वो टूटी फूटी मखलूत गवर्नमेंट होगी। कुछ नून लीग ले जाएगी सीटें, कुछ पीटीआई लेके जाएगी, कुछ जंगीर तरीन वाली पार्टी, कुछ जो है वो, मतलब कई टुकड़े कर दिए ना। और पहली बार नहीं हुए किसी पार्टी के टुकड़े। इससे पहले जो है जियाउल हक ने पीपल्स पार्टी के टुकड़े किए थे, बिल्कुल वो प्रेस कर दिया था, फिर उभर आई। नून लीग के कई दफा टुकड़े हुए, इसको जो है मुशर्रफ ने तोड़ा, काफ लीग निकली यहाँ से, फिर वो मुत्तहिद हो गई। इसी तरह दोबारा से बन तो जाएगी पीटीआई, बट ये इलेक्शन जो फिलहाल वाले हैं वो नहीं जीतने दिए जाएंगे। तो फिर एक मखलूत गवर्नमेंट बनेगी, कमजोर गवर्नमेंट बनेगी, जिसकी डोरें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होंगी। तो इस तरह से करके जी पाकिस्तान का निज़ाम चलता है। वोट ऑफ कौन, ये जो हमने कुछ देखा इसके अंदर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से देख लीजिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है जी? 172। सेकंड, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो पास हुआ कितने वोटों से पास हुआ? 174, 174। ठीक है, इमरान खान कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ा? ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले भी दो प्राइम मिनिस्टर्स को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो सर्वाइव कर गए थे। अब बनना चाहिए या नहीं चाहिए ये एक अलग सवाल है। टेररिस्ट जो अटैक हो रहे हैं केपीके में, इसके ऊपर भी सिक्योरिटी के ऊपर नेक्स्ट हमारा आज हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन पे था। इसके ऊपर भी एक लेक्चर होगा हमारा जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंडीशंस पे भी। और नहीं इतनी उसमें हेट में ना जाएं कि जो है डायरेक्टली आप इन्वॉल्व करें किसी अदारे को, ऐसे नहीं करें। इसके अलावा फिर पॉलिटिकल अपसेट पंजाब के अंदर भी आया। उस्मान बुजदार होते थे वजीर आजम, वजीर आला पंजाब के, उनको हटा के कोशिश की गई चौधरी परवेज अलाई को लगाने की, लेकिन वो ना लग सके, और जो है जी उसकी जगह हमजा शहबाज लग गए। हमजा शहबाज जब लगे तो उनको जी फिर कोर्ट के अंदर फैसला चला गया। ठीक है, वो सीटों का मामला चलता रहा कि जो अपनी पार्टी से डिफेक्शन करेगा, अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देगा, उसका क्या किया जाएगा। वो कर करा के अल्टीमेटली परवेज अलाई जो है वजीर आला बन गए पंजाब के। और केपीके में भी पीटीआई के वजीर आला थे महमूद खान। लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ पे एक स्टेप लिया जिससे अक्सर लोग इनको रोकते भी रहे कि असम्बलियों से अपनी पोजीशन खाली ना करें, असम्बलियां खाली ना छोड़ें, नेशनल असम्बली या पंजाब की या केपीके की असम्बली। लेकिन इमरान खान साहब ने ये फैसला किया और उन्होंने ये समझा कि शायद ऐसा करने से जो है वो पंजाब और केपीके के इलेक्शन पहले हो जाएंगे। 14 मई की डेट थी। सुप्रीम कोर्ट तो आज भी यही कहता है 14 मई को इलेक्शन होंगे, हालांकि डेट गुजर गई है। ठीक है, पसे पर्दा आपको पता है फिर ताकतें होती हैं, वो फिर अपने फैसले मजबूर करवाती हैं। सुप्रीम कोर्ट अलबत्ता आज भी यही कहता है कि इलेक्शन 14 मई को ही होने हैं पंजाब और केपीके के। वो मामला वही डेट्स पे डेट्स पड़ती रहती हैं, जो फैसला होना होता है वो एक दिन में हो जाता है, अदालतें भी खुल जाती हैं। जहां नहीं होना होता है वो सालों साल पड़ा रहता है। तो उसके बाद जी इन्होंने डिसॉल्व कर दी असम्बलीज। चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज लाई थे, इन्होंने 26 जुलाई 2022 को। अच्छा, अब ये डेट याद रखना बड़ा मुश्किल काम है।
लेकिन ये याद रखनी पड़ती हैं। एक तो होता है ना साल के साथ, पेपर में एग्जैक्ट डेट के साथ आती है करंट अफेयर के पोर्शन में खासकर, तो वो आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो आपको 2021, 2022 और 2023 के जो अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको याद रखना होगा। आज मैं आपको 2022 की एक फाइल भेज दूंगा मेरे लेक्चर्स के साथ साथ, उन फाइलों को मंथ वाइज भी आप पढ़ते जाइएगा, ताकि आपके जो माइनर माइनर पॉइंट हैं, कहीं पे है कि कौन फला स्पोर्ट्स में जीता, कौन का किस एम्बेसडर ने विजिट किया, पाकिस्तान का कौन सा फॉरेन मिनिस्टर कहाँ गया, इस तरह के मामला, कोई अवार्ड विनिंग वगैरह हुई, वो किस तरह हुई, उनको आपको देखना पड़ेगा, डेट के साथ देखना पड़ेगा। इसी तरह केपीके के जो चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान, उन्होंने 17 अगस्त 2018 को रिजाइन कर दिया। उसके बाद जी इस वक्त मौजूदा जो हैं पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सैयद मोहसिन रजा नकवी हैं, जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर चीफ मिनिस्टर के तौर पे आए थे। इंटरिम से मुराद होता है अबूरी, 90 दिन के लिए। लेकिन आइन देखें कहाँ पड़ा हुआ है आपका, 90 दिन गुजरे भी अरसा हो गया और 90 दिन से ज्यादा रह नहीं सकता, लेकिन अभी भी है। ये पाकिस्तान का देख लें कानून है। कानून और आइन की किस तरह से अमल दरामद होता है यहाँ पे, मतलब चीजों की उस तरह से वैल्यू है नहीं जिस तरह से होनी चाहिए। और केपीके की असेंबली जो है उसमें आजम खान साहब, ये आजम खान साहब हैं, ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के। 21 जनवरी 2023 को ये लगे हैं। इनको भी 3 महीने, नॉट मोर देन 90 डेज सर्व करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो मुराद अली शाह हैं, जो पॉइंट आपके याद रखने के हैं, जो पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए पॉलिटिकल बायसनेस या पॉलिटिकल बेस आपका तज्जिया नहीं पूछा जाता पेपर में या इंटरव्यू में, आपसे पूछी जानी है मोटी मोटी चीजें, मेन मेन चीजें। और पॉलिटिकल तजिया जारी बात है हर बंदे का होता है, कोई ना कोई एफिलिएशन होती है, लेकिन कोशिश किया करें कि उसको आप जरा न्यूट्रलाइज किया करें चीजों को, इकोनॉमी वाइज, ओवरऑल एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाइज, एक जो है चीजों को ब्रॉडली देख लिया करें। फिर जो है बलोचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अब्दुल कदूस बजिंजो। ये 29 अक्टूबर 2021 से चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपको चारों चीफ मिनिस्टर्स के नाम फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। सिमिलरली आपको गवर्नर्स के नाम भी फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए चारों। पंजाब के जो गवर्नर हैं वो मोहम्मद बलीगुर रहमान है, 30 मई 2022 से। केपीके के गवर्नर जो हैं वो हाजी गुलाम अली हैं, 23 नवंबर 2022 से। इनकी आपने डेट्स भी याद रखनी है, क्योंकि 2022 में बड़े ऊपर नीचे अपसेट हुए हैं। मेन सीटें गवर्नर्स की, चीफ मिनिस्टर्स की, वो चेंज हुई हैं। चलें जो मिनिस्टर्स हैं वो तो कोई चेंज होते रहते हैं, बाज औक़ात आप नहीं भी याद कर पाते, लेकिन ये वाली तो ऐसी चीजें हैं जिनमें नो माफी ना। इंटरव्यू में अगर वो आपसे पूछ लेता है, या ऐसी ब्लंडर नहीं होनी चाहिए। कोई बहुत मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है ना वो तो, लेकिन ऐसे नंबर अगर आप लूज करते हैं तो फिर आप मेरिट की रेस में दाखिल ही नहीं हो सकते। इसी तरह सिंध के जो गवर्नर है वो कामरान तसूरी हैं, ये भी 2022 में अपॉइंट हुए हैं। और जो बलोचिस्तान के गवर्नर हैं वो हैं मलिक अब्दुल वली काकड़, ये भी जो हैं ये 2023 में गालबन अपॉइंट हुए हैं, जहूर अहमद आगा के बाद। इससे पिछले ने रिजाइन कर दिया था। तो ये जी पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन है करंट अफेयर्स के हवाले से जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। इसकी फाइल आप लोगों को मिल जाएगी, और साथ में एक और फाइल आपको भेजता हूँ, उसमें 2022 के मंथ वाइज 12 महीनों के करंट अफेयर्स होंगे। आप कोशिश करें 3-3 महीनों के करके 2 दिन 3 दिन में कर लें। अब फिर मैं उससे अगली फाइल भेजूंगा, वो भी 12 महीनों की होगी, 24 महीने हो जाएंगे। फिर ये 2 साल के भी आप अगर करें 2022 और 2023, 48 महीने हो जाएंगे, फिर वो नहीं याद हो पाएगा। या आप डेली के, जब मैं फाइल आज आपको भेज दूं कल के दिन में सुबह जिस भी टाइम आप फ्री होते हैं, डेली के 3-3 महीने 4-4 महीने याद करेंगे तो जाके आपको ये चीजें याद होनी है, 8-10 दिन लगा के। करंट अफेयर्स का टाइम भी मैंने पेपर के नजदीक, जिनका एफआईए का पेपर है, जिन्होंने उसमें अपेयर होना है, इसलिए रखा था कि चीजें याद रहें। जी 2021 के भी करने हैं, करने 2021 के भी हैं।
21, 22 और 23 बनता है आपका। ज्यादा वो आपसे 22 के ज्यादा पूछेगा, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है एग्जाम्स का। जब वो पेपर्स आपसे पूछता है वो, हाँ ये भूल जाने होते हैं ना, तो आप आखिरी दिनों में जो करंट अफेयर्स हैं उनको ज्यादा फोकस किया करें किसी भी एग्जाम में जब अपेयर होने लगे। इसीलिए इसके लेक्चर मैंने एंड पे रखे थे, और कुछ पिछले स्टूडेंट भी मेरे जिनका ये सब्जेक्ट रह गया था उनको मैंने शामिल किया कि वो ये लेक्चर ले लें करंट अफेयर्स के। और 2 दिन FIA एक्ट बिल्कुल आखिर में, जब आखिरी डेट अनाउंस हो जाएगी पेपर की, तो वो तो 2 दिन की बात है, 2 लेक्चर्स की मार है। वो सारे ना भी लें, जिन्होंने FIA में अप्लाई नहीं किया हुआ वो चाहे वो लेक्चर ना लें, उस दिन ऑफ कर लें। 2 लेक्चर में FIA के एक्ट पे भी आपको दूंगा। ये मुफ्त के नंबर है FIA एक्ट के, 20 में से 16 नंबर, 18 नंबर इजीली ले सकते हैं आप। 1-2 मुश्किल आ जाते हैं जो जरा हट के भी वो दे देता है। करंट अफेयर अगर आप अच्छे से तैयार कर लें, आप 16 नंबर 18 नंबर इजीली ले सकते हैं, मेरिट के ऑर्बिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट्स को नहीं करेंगे, या जिस तरह मैं पिछली पोजीशन देख रहा हूँ कि आप हल्का हल्का चल रहे हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा 17 ग्रेड की सीट के लिए। बाकी फिर वरना वो ये कनाल पटवारी या जूनियर क्लर्क या 14 उस तरह की सीटों के पेपर तो पास हो सकते हैं। 17-16 ग्रेड की सीटों के जरा कंपटीशन असल में बढ़ बहुत ज्यादा गया है। बच्चे जो है ना वो काफी पढ़ते हैं, तो आपको भी उस लेवल पे आना पड़ेगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वरना आखिर में फिर फ्रस्ट्रेशन ही रह जाती है, एंजाइटी रह जाती है। ठीक हो गया जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर लेक्चर को एंड करते हैं। तो जिन लोगों का पॉलिटिक्स में नहीं भी इंटरेस्ट, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट डेवलप करें इसके अंदर। दूसरा, अभी तक अगर आप न्यूज नहीं सुनते तो न्यूज लाजमी सुना करें। खासकर जो न्यूट्रल चैनल है उनको, दुनिया न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज, ये कुछ न्यूट्रल किस्म के चैनल हैं। दुनिया न्यूज की एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर, उसको इंस्टॉल कर लें। दिन में जब भी आपको टाइम मिले 9 बजे वाला बुलेटिन उसमें सुन लिया करें, पिछले दिन का सुन लिया करें 9 बजे वाला। ठीक है, वो 10 से 15 मिनट का होता है। उसमें कुछ चीजें तो यही होती है ना, वो सैलाब का पानी आ गया, छत गिर गई, 4 मर गए, ये हो गया, वो हो गया, वो तो पेपर में डेफिनेटली नहीं आने। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी फलां मुल्क के दौरे पे गए हैं, शहबाज शरीफ फलां की जो है वो डेथ हुई है, फलां मुल्क ताजियत के लिए गए हैं, फलां का एम्बेसडर यहाँ आ रहा है। अभी जैसे जो है नाइब वजीर आजम चाइना का यहाँ आ रहा है, उसका क्या नाम है। ठीक है, पेपर में वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है जो करंट दिनों में गुजरे होते हैं। कोई अब आप कहते हैं यार उसने पूछ लिया चाइना के वजीर आजम का भी नहीं, एक तो हमें वजीर आजम का भी नहीं पता होता, हमें तो उसके प्रेसिडेंट का पता है, चाइना के शी जिनपिंग, वजीर आजम उनका बना, उसका नाम भी ली के आ गया, जो पिछला था उसका नाम भी ली के आ गया। सिर्फ के और सी का फर्क है दोनों वजीर आजमों के नाम में भी, जो अब नया सेलेक्ट हुआ है उनका। अब आया पाकिस्तान, उनका नायब वजीर आजम है, वो नाम आपसे नायब वजीर आजम का पूछ लेता, आप कहेंगे यार मैं उनके याद करके गया था, इसने क्या पूछ लिया। वो बेसिकली उसने जो करंट न्यूज आपकी चल रही है कि किसने आपकी तरफ विजिट किया है, हमारे किसकी तरफ विजिट करने गए हैं, वो पूछ लेता है बीच में से। तो वो चीजें न्यूज को सुन के ही क्लियर होंगी। डॉन न्यूज पेपर इंग्लिश का पढ़ के ही क्लियर होंगी आपकी इंग्लिश और आपके करंट अफेयर्स। तो उसके ऊपर आप जरा काम करें, अभी तक नहीं हुआ तो फिर अगली सीटों के लिए काम कर लेना। आपने जारी बात है, रहना तो इसी दौड़ में है, अगर आप पढ़ रहे हैं और ऑप्शन नहीं है तो इसी दौड़ में है ना। तो चलें जी, ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज।